हिमंत प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भानु प्रकाश नेगी। दोस्तों, आज की जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हम अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें तमाम प्रकार की बीमारियां हो जा रही हैं जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो रही है। इन बीमारियों से कैसे बचाया जाए, हम आज बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक की, किस तरह से होता है और किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर महेश गुड़ियाल, जो वरिष्ठ न्यूरोसर्जन हैं। उनसे इस बीमारी के बारे में जानकारी है। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि ये ब्रेन स्ट्रोक जो आज की डेट में कॉमन बीमारी हो गई है, वो किस तरह की बीमारी है, क्या होता है ब्रेन स्ट्रोक? देखिए भानु जी, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में अगर आपने पूछा है तो मैं पहले बहुत सरल शब्दों में बताना चाहूँगा कि जैसे हार्ट अटैक होता है, ऑलमोस्ट सेम वही चीज़ ब्रेन के साथ, ब्रेन को उसको हम ब्रेन अटैक कहते हैं। जो हार्ट में जो अटैक होता है वो सिर्फ एक कारण से होता है। उसका कारण होता है कि हार्ट में जो मसल है उसमें खून का जाना बंद हो जाए, या हमारी खून की जो उसके धमनियाँ हैं जो उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाना, तो उसकी वजह से हमारे को हार्ट अटैक हो जाता है। जो ब्रेन का अटैक होता है वो दो कारण से होता है। एक तो कारण ये होता है कि जो हमारा खून जो हमारे हार्ट से जो ब्रेन में जा रहा है, धमनियों में जा रहा है, वो बंद हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, जैसे कि हार्ट में होता है। तो एक तो वो स्ट्रोक होता है जिसको कि हम इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं, कि खून न जाने की वजह से। लेकिन एक दूसरे टाइप का भी ब्रेन स्ट्रोक होता है जिसमें कि वो जो खून की धमनियाँ दिमाग में जो खून लेके जा रही हैं वो फट जाए और उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ब्रेन हेमरेज काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि ब्रेन हेमरेज हो गया है उनको, लेकिन जो ब्रेन स्ट्रोक है वो ब्रेन में जो दो टाइप का होता है। एक टाइप तो है जिसमें कि धमनियों में ब्लॉकेज आ जाए, जैसे कि हार्ट में होता है, और दूसरा जो कि हार्ट में नहीं देखा जाता और ब्रेन में देखा जाता है कि जो धमनियाँ दिमाग में खून लेके जा रही हैं वो रप्चर कर जाए। और जो रप्चर करने वाली बीमारी है वो काफ़ी खतरनाक होती है, काफ़ी जानलेवा सिद्ध हो सकती है। तो प्रीडोमिनेटली दो टाइप के होते हैं ब्रेन स्ट्रोक, कि ब्रेन के किसी हिस्से में खून का जाना बंद हो जाए जिससे कि वो हिस्सा डैमेज हो जाए, या उस हिस्से में जो खून की नसें जा रही हैं वो रप्चर कर जाए और वो खून का थक्का अंदर ब्रेन के अंदर जम जाए। और ऑब्वियसली जो जमेगा खून का थक्का वहाँ पे या ब्रेन डैमेज होगा तो वो अपना लक्षण करेगा पेशेंट के अंदर। जी, तो सर क्या लक्षण होते हैं इसके, ब्रेन स्ट्रोक के क्या लक्षण होते हैं? ब्रेन स्ट्रोक के जो चूँकि ब्रेन हमारा एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है और हर पार्ट कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, तो लक्षण इस बात पे डिपेंड करते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है। मेरे पास एक छोटा ये मॉडल है ब्रेन का, तो ये मैं देखूँ, ये हमारे आगे वाला जो पोर्शन है वो ये वाला है, और जो हमारे पीछे वाला पोर्शन है हमारा ये वाला है। तो मैं सिर्फ 4-5 फंक्शन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ब्रेन क्या करता है। देखिए, हमारे ब्रेन बिल्कुल दो हिस्सों में होता है जो बराबर के हिस्से हैं, इक्वल, इनको सिमेट्रिकल कहते हैं, बिल्कुल जो पार्ट इधर है वो पार्ट इधर है। तो जो हमारे आगे वाले का जो हिस्सा जिसको हम फ्रंटल कहते हैं, जो ये लाल रंग का आप देख रहे हैं, ये हम लोगों के लिए जो है, जो जितने भी हमारे मोटर फंक्शंस होते हैं, ये हमारी सोच समझ, हमारी थिंकिंग, हमारी रीजनिंग, वो सब इसमें कंट्रोल करता है। और इसी फ्रंटल लोब के जो पीछे वाले भाग में जो सबसे लास्ट वाला भाग है, ये मोटर स्ट्रिप हम उसको कहते हैं, जो कि हमारे हाथ और पैर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो ये बेसिकली प्रीडोमिनेटली हमारे पास मोटर लोब कहते हैं इसको। मोटर मतलब मसल को जो कंट्रोल करता है, चाहे वो आंखों की मसल हो, चाहे हाथों की मसल हो, चाहे पैरों की मसल हो, मसल को तो मोटर से है। तो और ये हमारे हाथ पैर की, जो हाथ का या पैर का कंट्रोल इस वाली स्ट्रिप से होता है। राइट साइड का होगा तो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट साइड का राइट साइड का। सिमिलरली सेंसरी हम इसको लोब कहते हैं, जो पीछे आपका हल्का सा नीला दिख रहा है। सेंसरी मतलब सेंसेशन, जो हमारे को छूने में, टच में, पेन, सब चीज़ ये इस लोब से जाते हैं। और इसमें जो हमारी सेंसरी, एक जो हमारी स्पीच होती है, जैसे हम स्पीच कहते हैं, वो भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में होती है। बोलने वाली स्पीच भी लेफ्ट साइड में होती है, समझने वाली भी लेफ्ट साइड में होती है। सिमिलरली जो नीला एक थोड़ा एक बैंग जो वायल जो अपना इस टाइप का यहाँ पे ये कलर दिख रहा है, ये हमारे जो है याददाश्त के लिए और हमारे सुनने के लिए ये कंट्रोल करता है। और ये जो ग्रीन जो हमारा पीछे वाला पोर्शन है, ये रोशनी को, हमारी जो विजन है उसके फील्ड को कंट्रोल करता है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर, अगर किसी मरीज के यहाँ पर मोटर स्ट्रिप में राइट साइड में अगर हेमरेज हो गया या ब्लॉकेज हो गया तो उसका लेफ्ट साइड चलना बंद हो जाएगा। वैसे ही अगर लेफ्ट साइड में होगा तो उसका राइट साइड का चलना बंद हो जाएगा, साथ में इसकी स्पीच भी चली जाएगी। पीछे होगा तो एक तरफ का दिखाई देना बंद कर जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन का किस
एरिया में। तो ये तो लक्षण हो गए, सिम्टम। साथ में ये मिर्गी के दौरे भी कर सकता है जिस समय हेमरेज होगा। साथ में अगर बहुत बड़ा हेमरेज है तो पेशेंट को अनकॉन्शियस या कोमा भी जा सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा हो तो पेशेंट की जान भी इमीडिएटली चली जाती है। तो ये घातक भी बहुत है, अगर डिपेंड करता है कितनी बड़ी नस फटी है, और अगर छोटी फटी है तो किस हिस्से में फटी है या किस हिस्से में ब्लॉकेज आया है। जी, तो डॉक्टर साहब इसको किस तरह से डायग्नोज किया जाता है कि किस वजह से, किस तरह से? जब मरीज हमारे पास आता है तो हम मरीज को देख के, पहले हम मरीज को देखते हैं चाहे वो होश में चाहे बेहोश है। अगर हमें ये मालूम पड़ गया कि मरीज चाहे होश में चाहे बेहोश है, वो अपने बाएं साइड का अंग नहीं चला रहा, जब हम उसको चूंटी देते हैं या हम उसको उठाने को कहते हैं तो एक साइड तो चला रहा है, दूसरी साइड चला रहा है, तो हमें पता चल जाता है इसके दाएं तरफ ब्रेन में प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या हेमरेज है या वो ब्लॉकेज है, इसके लिए हमें सीटी स्कैन करना पड़ता है या एमआरआई करना पड़ता है। तो इसको जो डायग्नोज हम लोग करते हैं वो दो जो हमारे मेन जो माध्यम है डायग्नोसिस के, वो है सीटी स्कैन और एमआरआई, और उससे बहुत जल्दी हमें विदिन 10 मिनट 15 मिनट हमें मालूम पड़ जाता है कि ब्रेन में नस फटी है या ब्लॉकेज हुई है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे क्योंकि उन दोनों का इलाज बिल्कुल उल्टी दिशा में जी। तो बिना सीटी स्कैन के अगर कोई स्ट्रोक का इलाज कोई न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो का डॉक्टर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जानना बहुत जरूरी है कि इनके अंदर नस फटी है या नस ब्लॉकेज है, क्योंकि इलाज बिल्कुल उल्टा है जी। तो ये हमारे को जो सीटी स्कैन हमारी है उसमें हमारी मदद करता है जी। तो सर किस तरह से इसमें इलाज फिर किस तरह से किया जाता है, इमीडिएटली मरीज को किस तरह से बचाया जाता है? देखिए इसमें ये होता है, डिपेंड करता है कि क्या चीज़, मैंने आपको बताया क्या चीज़। अगर मैं जो इस्चीमिया वाला लूँ जिसमें कि जो हार्ट अटैक की तरह होता है, वैसा अटैक अगर ब्रेन में मतलब खून की नस ब्लॉक हो गई है, फिर वो डिपेंड करता है कि कितना बड़े एरिया। लेकिन जो इस्चीमिक लीजन है, जो ब्लॉकेज वाले जो स्ट्रोक है, वो उनमें 90% लोगों में दवाइयों से इलाज होता है। और दवाई भी हम लोग क्या देते हैं, इसमें खून को पतला रखने की दवाई देते हैं। और आजकल आपने सुना होगा कि आजकल एक इंजेक्शन आता है, आजकल नहीं पिछले 15-20 साल से इंजेक्शन अवेलेबल है कि अगर मरीज 3-4 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल में उससे पहले पहुंच जाए और वो इंजेक्शन दिया जाए तो उसको स्ट्रोक को रिकवरी में काफ़ी अच्छी संभावना होती है। तो एक उसमें क्लॉट बस्टर हम उसको कहते हैं, वो दिया जाता है। तो मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा कि अगर इस्चीमिक स्ट्रोक है, मींस अगर जो वो अटैक ब्रेन का हार्ट अटैक की तरह है, तो आप उसको खून को पतला रखने की दवाई देते हैं, कुछ इंजेक्शन के रूप में आते हैं, कुछ मुंह से दी जाती है, वो करा जाता है। कुछ लोगों में जैसे कोई हायर सेंटर्स हैं और थोड़ा बेटर सेंटर्स हैं स्ट्रोक है, अगर कई बार देखता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ब्लॉक है तो उसको 6 घंटे के अंदर तो उसको आप उसको ब्लॉक को हटा भी सकते हैं, कैथेटर डाल के हटा भी सकते हैं उसको। तो और जिन लोगों के अंदर ये ब्लॉकेज बहुत बड़ा होता है और एक पूरा पार्ट ब्रेन का डैमेज है जी। और वो फिर वो प्रेशर मारने लगता है, तो फिर उनके अंदर ऑपरेशन भी होता है। उसमें हम लोग उसको डिकम्प्रेसिव सर्जरी कहते हैं, जिसमें कि बोन निकाल के पेशेंट के पेट में रख दी जाती है और फिर वो 2-3 महीने बाद जब प्रेशर कम हो जाता है तो फिर वापस लगा दी जाती है। तो ये हो गया इस्चीमिक स्ट्रोक का। जो नस फटने वाला जिसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, उसका इलाज भी अगर छोटा हेमेटोमा है, छोटा वो क्लॉट है, छोटा हेमरेज है तो दवाई से हो जाता है। और अगर उसमें भी बड़ा है तो उसमें फिर ऑपरेशन होता है, वो हेमेटोमा क्लॉट जो निकाला जाता है सर्जिकल करके। तो हेमरेज वाले में केसेस में आप समझ सकते हैं कि 50% लोगों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और जो ब्लॉकेज वाले केसेस उनमें 5 या 10% लोगों में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ में फिर आपको रिस्क फैक्टर, ये कारण होता है इसका कि क्यों हुआ, क्या आपको हाई बीपी था, क्या आपको शुगर थी, क्या आप स्मोकर थे, क्या आपको ओबेसिटी थी, क्या आपको फैमिली हिस्ट्री, तो बहुत सारी चीज़ें वो भी देखनी पड़ती है। उनके साथ साथ में उनका भी इलाज करना पड़ता है। आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बड़ा होता नहीं था, तो ये कारण होते हैं जो जिनको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं, और इनको भी आप साथ साथ में इनको ट्रीट करते हो। सर इसमें खान पान का किस तरह से ख्याल रखें, या किस तरह का खान पान रखें जिससे कि इस तरह की जो खतरनाक बीमारी वो ना हो? फिर मैं ये कहूँगा कि ये जो ब्रेन स्ट्रोक है ये भी 90% जो है ये प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल समझते हैं जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें और आप देखें कि आप वो रिस्क फैक्टर को, जो रिस्क फैक्टर्स में मैंने आपको भी गिनाए हैं, जिसमें कि बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, मोटापा, स्मोकिंग, अगर ये आप इनका ये आपके पास नहीं है तो आपको इन बीमारियों की होने की संभावना बहुत कम है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मेंटल स्ट्रेस, जो दिमागी जो टेंशन जो लोग लेते हैं, उससे ये सब बीमारियां एग्रीवेट हो जाती हैं। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, आप हर समय चिड़चिड़ापन है, आप खुश नहीं हैं, आप डिप्रेशन में, आप नेगेटिव सोचते हैं, उससे भी आपकी बीपी बढ़ जाता है, आपकी शुगर बढ़ जाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपका मोटापा बढ़ जाता है। तो आपका मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटली बहुत साउंड हो, सुलझे हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में ना रहते हो।
तो आपने देखा कि खान पान मैंने आपको बताया, जैसे बताया कि आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, आपको जो आप फैट ज़्यादा लें, जो जिससे कि बहुत ज़्यादा मोटापा होने की संभावना होती है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर, तो अगर आप इनको नहीं करेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज इसमें भी बहुत ज़्यादा रोल है, उससे आपका शरीर ठीक रहेगा, पतला रहेगा, मोटापा नहीं होगा, तो आपको बीमारी होने की संभावना कम होगी। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं हो सकती, कि ऑब्वियसली एज के साथ साथ में थोड़ा बहुत हमारी खून की नसों में हर किसी के कैल्शियम और फैट जमा होता रहता है, वो खून की नस पतली होती रहती है। जी। तो सर इसमें फिर मैं वही कहूँगा कि जो योग और आसन का, इसमें भी क्या रोल है? मैंने जैसे भी बताया, डेफिनेटली योग आसन तो मैंने उसमें भी, मैंने पहले भी आपके किसी एपिसोड में बताया कि योग आसन का नहीं स्पाइन में नहीं, पूरी हमारी हर बीमारी को उसको रोकने में और उसको कम घातक बनाने में डेफिनेटली रोल है योग और व्यायाम का। ये हमारे शरीर के लिए, ये हमारे शरीर का मेन चीज़ है। हम लोग दवाइयों के बहुत डिपेंडेंट रहने लगे हैं, जो कि गलत ट्रेंड है जी। क्योंकि देखिए, डॉक्टर जब आता है, तो मरीज जब आता है, तो मैं देखता हूँ डॉक्टर दवाई लिख देता है, लेकिन मैं डेफिनेटली 2 मिनट 1 मिनट ये जरूर कोशिश करता हूँ कि पहले मैं उसको समझाऊँ कि भाई आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये कर सको जी, अगर आप अपना ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज से या अपनी डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है, योग का बहुत बड़ा रोल है, एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। तो ये डेफिनेटली ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि आपको बहुत स्वस्थ रख सकती है काफ़ी लंबी उम्र तक। जी जी। सर, अंत में अपने जो दर्शक हैं उनको क्या बताना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में, किस तरह से वो बचें, किस तरह से अपना ख्याल रखें? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक डेफिनेटली ये तो बहुत घातक बीमारी है, क्योंकि इसमें अधिकतर लोगों की जान भी चली जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो लोग बचे रहते हैं, उसमें भी कुछ लोग ज़िंदगी भर डिपेंडेंट रहते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि उनका एक साइड पैरालाइज है या बोल नहीं पा रहे हैं। तो इस बीमारी का बेस्ट इलाज है कि इसको आप होने ही ना दें, क्योंकि एक बार हो गई तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान आपको रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कई जो माइनर स्ट्रोक्स होते हैं, माइनर ब्रेन हेमरेज, तो अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब अपनी ज़िंदगी दिनचर्या नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 50% से ज़्यादा ऐसे स्ट्रोक होते हैं जिनमें लाइफ का रिस्क होता है, जिसमें डिसेबिलिटी का रिस्क होता है, जिसमें कि आप लाइफ लॉन्ग बेड पे आ गए, वहीं पे आपको पेशाब करना पड़ रहा है, वहीं पे आपको मोशन करना पड़ रहा है, घर वाले खाना खिला रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा अगर ये प्रिवेंटेबल है कुछ एक्सटेंट तक, तो आपको डेफिनेटली इसकी कोशिश करनी चाहिए, और आपको अपने खान पान पे, अपनी एक्सरसाइज पे, अपने जो शरीर पे ध्यान दें, तो डेफिनेटली आप इस बीमारी से कुछ हद तक बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आए और आपने अपने दर्शकों को बहुत सारी जानकारियाँ भी दी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। तो ये थे हमारे साथ मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर महेश गुड़िया, जो ब्रेन स्ट्रोक के बारे में अभी तक जानकारियाँ दे रहे थे। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर आप अपने खान पान का ख्याल रखते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में बहुत अच्छा बदलाव करते हैं, योग आसन को अपने लाइफ स्टाइल में रखते हैं, तो आपको इस तरह की कोई भी बीमारियां नहीं होने के चांस हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।